हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। दोस्तों, आज की ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो डीआरडीओ टेक्नीशियन ई पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग को पता होगा कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में हम जो कोपा टेट से संबंधित है, जो एस्पिरेंट उनके लिए दोस्तों आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट करवाएँगे। आप लोग को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है इसी जनवरी मंथ में और 11 तारीख तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो आप लोग को एक चीज़ ये पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो 80 नंबर क्वेश्चन आपके कोपा टेट से आने रहेंगे, जो कोपा टेट के बच्चे हैं और जो 40 नंबर क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आएँगे वो आपके नॉन टेक के रहने वाले हैं। तो जो 80 नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों, आज मैं उसका प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ और डेली मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा जो कि आपके कोपा टेट से रहने वाला है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो है प्रैक्टिस सेट पे पुट अप किया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस सेट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों ये आपको वो प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल टोटल 80 क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं और मैं आपको इसका पीडीएफ भी कैसे आपको डाउनलोड करना रहेगा, मैं आपको लास्ट में बता दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि जो आपके डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, वो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है, वह कर्म कौन-सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस क्रम में संचालित होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, किसी भी डेटा को सबसे पहले इनपुट किया जाता है, देन वो प्रोसेस होता है, देन हमारे सामने उसका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। आप लोग इसे अच्छे से जानते होंगे कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ध्यान रहे, आप लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस बिल्कुल भी नहीं लगाएँगे। कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि जो एनालिटिकल इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। एनालिटिकल इंजन की बात करें तो जो चार्ल्स बेबेज जी हैं, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में ये क्लास करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि आपके एग्ज़ाम भी बहुत करीब हैं। तो डेली एक सेट में करवाऊँगा, तो आप लोग डेली हमारे क्लासेस को कीजिएगा। बाकी आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये क्लास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देन यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो मेमोरी यूनिट होता है उसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिख रहा है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का जो कार्य होता है वो डेटा स्टोर का कार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसआईएमएम होता है उसमें कितने पिन होते हैं? तो यहाँ पर जो एसआईएमएम होता है उसमें हम 32 से 72 पिन देखने को हमें वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर एसआईएमएम में 32 से 72 पिन वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जो उपयोगीकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफ़ेस को स्थापित करता है। तो यहाँ पर जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक उपयोगकर्ता यानी कि हम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफ़ेस का यानी कि मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं, तो वो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ 7, 10, 11 कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंट्रोल पैनल में एप्लेट फ़ाइलों का विस्तार क्या है? तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग .cpl होता है उसका यहाँ पर दोस्तों ये विस्तार होता है। तो यहाँ पर इसे आप याद रखेंगे कि एप्लेट फ़ाइलों का विस्तार .cpl के रूप में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फ़ाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, पदानुक्रम जो होता है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो डी रैम होता है उसको दोस्तों लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए डेटा को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी रैम। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है,
कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों का इंटरफेस करता है। तो जो यहाँ पर बायोस होता है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है वो हमारे जो ओएस होता है कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर घटकों का इंटरफेस का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा बायोस ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्लूटूथ डिवाइस को जोड़ने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो जब भी हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस को, तो वहाँ पर हमारे से या फिर जब भी आपने कनेक्ट किया होगा तो वहाँ पर पासकोड रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर पासकोड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हार्ड डिस्क के सबसे छोटे भाग का क्या नाम है? तो जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड होता है। तो जो सबसे छोटा वाला भाग होता है उसे हम सेक्टर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एमएस डॉस में फाइलों या फ़ोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा पाथ होता है, पाथ मतलब होता है जहाँ आपका फ़ोल्डर या फ़ाइल रखा हुआ है उसके स्थान को हम पाथ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डॉस में सीडी कमांड का उपयोग क्या है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीडी कमांड का यूज़ जो है दोस्तों हम इसलिए करते हैं यदि आप किसी डायरेक्टरी में हैं, किसी ड्राइव में हैं और आप चाहते हैं किसी हम फ़ोल्डर या किसी दूसरे फ़ोल्डर को हम एक्सेस कर लें या फिर उस डायरेक्टरी में हम चले जाएँ, उस फ़ोल्डर में हम चले जाएँ, तो वहाँ पर हम सीडी कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है चेंज द पाथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी यानी कि डायरेक्टरी को पाथ की डायरेक्टरी के पाथ को चेंज करने के लिए हम सीडी कमांड का यूज़ करते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म ही हो जाता है चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है? तो यहाँ पर जो स्टार एंड का जो मतलब ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए इस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यदि आपको टेक्स्ट फाइल अपने डॉस में यानी कि डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में बनाना है, तो आप कॉपी कौन का यूज़ करेंगे? तो इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आप डायरेक्ट कमांड देख रहे हैं, आपके जो ड्राइव में जो डायरेक्टरीज़ बने हुए हैं, जो फ़ोल्डर बने हुए हैं, उसके लिस्ट को शो कराने के लिए हम डायरेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर जो टाइप कमांड दिख रहा है, जो आप लोग कॉपी कमांड की सहायता से जो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उस टेक्स्ट फाइल में जो आप मैटर लिखे हुए हैं, उसको यदि आपको देखना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है टाइप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लिस्ट देख रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का कमांड नहीं होता है। इस कमांड का यूज़ हम उसमें करते हैं दोस्तों जो लिनक्स का टर्मिनल होता है, उसमें हम लिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा पाइप वाला ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा एमएस वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? बाकी जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी देखने को मिल रहा होगा, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ पर जो है जब भी हम किसी मतलब किसी फ़ो फ़ाइल या फ़ोल्डर को बार-बार उसे ओपन करते हैं, तो वो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में वो ऑटोमैटिकली असाइन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सक्रिय दस्तावेज के डुप्लिकेट को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यदि आपने किसी फ़ाइल को सेव कर रखा है और उसे आप दोबारा से सेव करना चाहते हैं किसी अदर नेम से, तो यहाँ पर हम सेव करेंगे। यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं पहली बार सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें सेव का यूज़ करना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी को सेव करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा किसी समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या फिर स्ट्राइक जो शामिल होता है वो हमारा किस ऑप्शन में शामिल होता है? तो यहाँ पर जो हमारा फ़ॉन्ट होता है उसमें हमें सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसे आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गटर मार्जिन होता है उसका मेन जो पर्पज होता है, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जुड़ा गया मार्जिन जो होता है वो हमारा जो है गटर मार्जिन के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे मुद्रण करते समय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा टैब सेटिंग होता है उसके लिए हमें जो है टैब जो सेटिंग होता है उसमें हमें हॉरिज़ॉन्टल रूल बार जो है यूज़ किया जाता है उस समय। तो यहाँ पर हमें जो है इस वाले ऑप्शन को सही करना होगा, क्षैतिज रूल बार यानी कि हॉरिज़ॉन्टल रूलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? जो ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार होता है यानी कि जो वर्टिकल में स्क्रॉल बार देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये वाला स्क्रॉल बार, इसी ही हमें जो है ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार बोलते हैं। बाकी जो ये नीचे दिख रहा है, ये हमारा वर्टिकल जो सॉरी हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसे हम किसी भी इसकी सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा जो मेन्यू होता है उसमें हम जाकर के व्यू मेन्यू में जाकर के हम रूलर को एक्टिव या फिर डीएक्टिव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड में कौन-सा मेन्यू प्रतीक विकल्प है? यानी कि जो सिंबल वाले होते हैं वो जो है हमें कहाँ पर इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो जो हमारा इंसर्ट मेन्यू होता है, उसी में जा कर के हम सिंबल वगैरह को इंसर्ट करा सकते हैं अपने एमएस वर्ड के पेज में। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो रिव्यू ऑप्शन होता है, उसी की सहायता से हम सुरक्षा और अंकन के लिए हम वहाँ पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन-सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है? तो जो एक्सेल होता है उसमें अभी हम किसी भी प्रकार के डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के डेटा को हम बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन वहाँ पे हम फ़िल्टरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, उससे हम फ़िल्टर वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेल ही हमें ये प्रोवाइड करता है डेटा को संग्रहित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन-सा एक्सेल 2010 में यहाँ पर कोटेशन में लिखा हुआ है इक्वल चिन्ह के साथ शुरू होता है। तो दोस्तों जब भी आप एक्सेल यूज़ करते होंगे, तो जब भी हमें किसी फ़ॉर्मूला को यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले इक्वल साइन को लगाना होता है। देन उसके बाद हम किसी भी फ़ॉर्मूला को यूज़ कर पाते हैं अपने एक्सेल में। तो यहाँ पर हमारा जो फ़ॉर्मूलाज़ वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा होम टैब होता है, उसी के अंतर्गत जो है हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए और वहाँ से फ़ॉर्मेटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए हम होम टैब में हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन लिनक्स शेल का उदाहरण है? तो यहाँ पर दोस्तों कॉर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन गलती हुआ है, तो यहाँ पर कर्नल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लिनक्स जो होता है हमारा, वो कर्नल एक प्रकार से होता है, उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए यानी कि जो इफ़ेक्ट वगैरह हम लागू करते हैं अपने पावर पॉइंट में, वो जो है किस मेनू का उपयोग किया जाता है उसको दिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा स्लाइड शो वाला ऑप्शन होता है, उसी की सहायता से हम जो है मतलब इफ़ेक्ट वगैरह लगा सकते हैं अपने स्लाइड में। तो यहाँ पर जो है स्लाइड शो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पैन होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 2010 का जो पावर पॉइंट था उसमें हमें बैक स्टेज व्यू में जो है 3 पेन देखने को मिलता था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सेस टेक्स्ट फील्ड में अनुमत अधिकतम वर्णों की संख्या क्या है? तो दोस्तों जो हमारा एमएस एक्सेस होता है उसमें हम 255 वर्णों तक जो है वहाँ पर हम डाल सकते हैं, संख्या तक जो है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेटा को संक्षेप करने के लिए विभिन्न ग्राफिकल लेआउट में टेबल डेटा की व्यवस्था करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर जो पाइवट चार्ट व्यू होता है, वहाँ पर इस जो है मतलब चार्ट का यूज़ करके हम किसी भी डेटा को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें हम बहुत तरीके से फ़िल्टरिंग वगैरह लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को वहाँ पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। और ग्राफ़िकल व्यू में, तो यहाँ पर हमारा पाइवोट चार्ट व्यू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक्सेस में फ़ील्ड के लिए कौन-सा सत्यापन नियम केवल 0 टू 9 की अनुमति देता है? तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन के रूप में। तो यहाँ पर जो डी वाला कंडीशन है, इज़ नल और नॉट लाइक, और यहाँ पर कोटेशन में लिखा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, यानी बड़े कोष्ठक में लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सिंबल लगा हुआ है, देन 0 टू 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। देन देख सकते हैं दोस्तों, जो ऊपर के ऑप्शंस हैं, इसमें यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, देन यहाँ पे आपको स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, देन ये हमारा सही ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीकी से बचाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैलिडेशन रूल होता है उसी के माध्यम से जो है हम एक्सेस एमएस एक्सेस में अमान्य डेटा को जो है अमान्य डेटा को फिल करने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वैलिडेशन रूल होता है उसी की सहायता से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओएसआई का संक्षिप्त रूप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आने की संभावना है आपके डीआरडीओ एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ओएसआई का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एडीएसएल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एडीएसएल का फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एडीएसएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर जो हम इसकी बात करें, इसके ऑप्शन की, तो यहाँ पर दोस्तों जो लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की अगर जो दोनों की विशेषताओं की बात करें, तो जो हमारा ट्री टोपोलॉजी होता है उसी के अंतर्गत हमें ये दोनों टोपोलॉजी की विशेषताएं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस नेटवर्क का उपयोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो जो हमारा गेटवे होता है उसी की सहायता से हम किसी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क की सहायता से हम जोड़ सकते हैं और विभिन्न प्रोटोकॉल के उपयोग करते हुए। तो यहाँ पर जो गेटवे वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर अगर जो यूज़ किए होंगे तो इसका आप डिटेल से अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 100 बेस टीएक्स केबल? तो जो टीएक्स केबल होता है 100 बेस का, उसमें हमें 100 एमबीपीएस की स्पीड देखने को मिलती है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। 100 बेस जो टीएक्स केबल होता है उसकी जो गति होती है वो 100 एमबीपीएस होती है। इसका ट्रिक आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर 100 बेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें 100 एमबीपीएस भी लगाना होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कैट 1 यूटीपी केबल में कितने जोड़े तार होते हैं? तो यहाँ पर हमें कैट 1 यूटीपी केबल में हमें 2 जोड़े तार देखने को मिलता है। इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ओएसआई मॉडल में अंतिम 3 लेयर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो अंतिम 3 लेयर होते हैं उसमें जो हमारा होता है वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अंत प्रणाली के लिए नेटवर्क के माध्यम से यातायात गुजर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है उसमें हमें 7 लेयर देखने को मिलता है। एक इसका ट्रिक होता है ऐप स्टैंड और पी। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर जो इसके फुल फॉर्म की हम बात कर लें, इसका मैं दोस्तों ट्रिक बनाया हूँ, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि जो ओएसआई मॉडल का 7 लेयर होता है उसे आपको कैसे याद रखना है। तो यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे ऐप स्टैंड पी के रूप में। एपी से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, और पी से हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, और एस से हमारा हो जाएगा सेशन लेयर, और टी से हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और ई से हमें एंड याद रखना रहेगा। ये किसी भी प्रकार का लेयर नहीं होता है, उसे मैं ट्री बनाने के रूप में लिया है। और जो हमारा एन होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर हो जाएगा, और डी से हमारा डेटा लिंक लेयर हो जाएगा, और जो पी वाला होता है वो हमारा फिजिकल लेयर हो जाएगा। अगर जो कोई पूछता है कि पहला लेयर कौन सा होता है, तो बेसिकली हमें याद रखना है फिजिकल लेयर जो है हमारा पहला लेयर होता है। तो आई होप कि दोस्तों आप इसे भी समझ गए होंगे कि जो एएसआई मॉडल के 7 लेयर होते हैं उसे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से याद रखना होगा। बाकी दोस्तों हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओएसआई नेटवर्क मॉडल की कौन सी लेयर में रिपीटर कार्य करती है? तो जो हमारा फिजिकल लेयर होता है, जो रिपीटर होता है वो एक प्रकार से जो है फिजिकल डिवाइस होता है। तो जो रिपीटर हो जाएगा, हमने आपको बताया कि जो पहला लेयर होता है वो फिजिकल लेयर होता है।
तो उसी प्रकार जो रिपीटर होता है एक प्रकार से जो है डिवाइस होता है मतलब जो कि मतलब जैसे नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए होता है रिपीटर। तो यहाँ पर जो लेयर फर्स्ट होता है तो रिपीटर हमारा उसी लेयर में वर्क करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट पर टीसीपी आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट या किसी अन्य होस्ट से फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन-सा है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों यहाँ पर लिखा भी हुआ है फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे यदि फाइल को स्थानांतरित करने की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर हम एफटीपी लगाएँगे यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एचटीएमएल टैग एक पेज पर क्षैतिज रेखा डाली जाती है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा क्षैतिज का मतलब ये होता है कि जो हमारा सड़क होता है आप लोगों ने देखा होगा कि वो बिल्कुल लेटा-सा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं क्षैतिज। बाकी जो बिजली की खंभे होती है, वो बिल्कुल स्टैंड रहता है, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पर एचटीएमएल टैग में जो है क्षैतिज की बात करी गई है, तो यहाँ पर जो एचआर होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल टैग, तो यहाँ पर दोस्तों इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में उपलब्ध 2 मुख्य भाग क्या हैं? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एचटीएमएल के जो मुख्य 2 भाग होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेड और जो बॉडी होता है वो हमारे मुख्य भाग होते हैं एचटीएमएल के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एचटीएमएल में कौन-सा कैरेक्टर अंत टैग इंगित करता है? तो यहाँ पर जो ये आप स्लैश देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश और यही हमारा जो होता है ये मतलब एचटीएमएल को क्लोजिंग जो टैग मतलब होता है, उसी के रूप में ये इंगित करता है। इसे हम जो है अंत टैग भी बोल सकते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एचटीएमएल में कार्य के लिए कौन-सा टैग एक चेक बॉक्स बनाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारा इनपुट टैग होता है उसी के अंतर्गत एक एट्रीब्यूट लगाया जाता है टाइप एट्रीब्यूट और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कोटेशन में चेक बॉक्स लिख देना है। देन यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि हमें एचटीएमएल में चेक बॉक्स बनाना है तो हम इनपुट टाइप के अंतर्गत यहाँ पर कोटेशन में चेक बॉक्स लिखेंगे। देन हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों यदि हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का निर्देश लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, तो उसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट किसने विकसित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट की अगर जो बात करें तो जो वेडन ईच हैं उनके द्वारा जो है जावास्क्रिप्ट डेवलप किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल इंग्लिश में लिखा भी हुआ है तो यहाँ पर जो वैर होता है उसी की का जो है यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर जो हम बात करें विज़ुअल बेसिक में मतलब किस की का यूज़ किया जाता है मतलब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो वहाँ पर डिम फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो उसे आप लोग भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर लूप में कितने भाग होते हैं? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों पूछ सकते हैं कि फॉर लूप में कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों जो फॉर लूप होता है उसमें हमें 3 भाग देखने को मिलता है। दोस्तों अगर जो हम तीनों इसके भाग की बात करें तो जो हमारा पहला होता है फॉर लूप में वो होता है हमारा इनिशियलाइजेशन और दूसरा जो हमारा होता है वो कंडीशनल होता है जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं और जो तीसरा जो भाग होता है उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। ये दोस्तों आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मैं डिटेल से भी बता सकता था लेकिन दोस्तों एग्जाम बहुत करीब है इसलिए मैं डिटेल से नहीं बता सकता। आप लोग बस इतना याद रखेंगे कि जो फॉर लूप होता है उसमें हमें 3 भाग जो है होते हैं फॉर लूप के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एरर को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो कैच होता है एरर को जो है हैंडल करने के लिए कैच ऑप्शन का जो है यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन-सा वेरिएबल घोषित किया जाता था मतलब किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसका यूज़ जो है यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किसी ऑब्जेक्ट की अस्थिरता के क्षण में किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कंस्ट्रक्टर होता है, वो दोस्तों यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वीबीए यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में किस प्रकार के वेरिएबल को एक प्रोसीजर के भीतर घोषित नहीं किया जा सकता है?
दोस्तों जो मॉड्यूल स्कोप होता है, इसके अंतर्गत जो है हम किसी भी इस प्रोसीजर की वजह से जो है हम उसे घोषित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है मॉडल स्कोप यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ग्लोबल है, लोकल है, प्रोजेक्ट है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सेल वीवीए में कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप उपलब्ध हैं? तो दोस्तों जो एक्सेल वीवीए होता है उसमें 7 टाइप के डेटा उपलब्ध होते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीवीए में कौन सा एक वेरिएबल एक साथ बहुत सारे डेटा को रख सकता है? तो जो कलेक्शन होता है यहाँ पर दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कई सारे जो है डेटा को रखने का यहाँ पर एक प्रकार से कलेक्शन ग्रुप का यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे वेरिएबल जो है एक साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन है वो है एक नाम के तहत एक साथ बंडल किए गए कमांड के सेट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मैक्रो होता है आप लोगों ने अपने एक्सेल वगैरह में या फिर यूज़ किया होगा एक्सेल में तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम वर्क करते हैं, जो फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे और यदि हम मैक्रो जो ऑप्शन है हमारा वो स्टार्ट कर देते हैं, तो जो हमारा फ़ॉर्मूला है, जो मेरा डेटा है, वो एक प्रकार से रिकॉर्ड होते जाता है, एक तरीके से जो है वो बंडल बनते जाता है। तो दोस्तों हमारा ये जो है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा मैक्रो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बक्स का वैकल्पिक नाम क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बग्स का वैकल्पिक नाम होता है, जो अल्टरनेट नाम होता है, वो एरर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वीवीए में यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में कौन से ऑपरेटर कंकटेंशन ऑपरेटर हैं? तो जो हमारा एंड अर्न जो प्लस वाला होता है एंड और जो प्लस वाला होता है, ये हमारे जो है कंकटेंशन ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं वीबी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड वाला सिंबल और जो प्लस वाला सिंबल होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीबीए में वर्तमान प्रोसीजर को चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यदि हम अ, बीबीए में जो है करंट प्रोसीजर को प्रोसीड करना चाहते हैं तो हमें F5 प्रेस करना होता है। और F5 से एक चीज़ और प्रेस होता है आप लोग जानते होंगे कि जो आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं अपने पावर पॉइंट में, तो यदि उसे प्ले करना होता है तो वहाँ पर हम F5 की का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से बीबीए में भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं F5 में जो है प्रोसीजर को चलाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विंडोज़ 10 में फ्रेम टेंड सिस्टम हार्ड ड्राइव से क्या छुटकारा पाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो डिफ्रैग वाला देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैं आपको टेक्निकली रूप में बताऊँ तो जो डिफ्रैग होता है यदि सिस्टम का जो हमारा ड्राइव होता है, यदि उसमें हम बहुत से डेटा वगैरह को रखे हुए हैं और कई सारे फाइलों में हम डेटा को रखे हुए हैं और एक प्रकार से वो मतलब अ, हम मतलब जो है डेटा को स्थानांतरित नहीं करके रखे हुए हैं, एक स्थान पर नहीं रखे हुए हैं, तो हम डिफ्रैग ऑप्शन का यूज़ करके हम उस डेटा को एक एकत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा डिफ्रैग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीडीएन की अगर जो फुल फॉर्म की हम बात करें तो पैकेट डेटा नेटवर्क जो है पीडीएन का फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उपयोगकर्ता की प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित जो सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम को जो है के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्च इंजन होता है जब भी हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यदि हमें किसी भी प्रकार के डेटा को सर्च करना होता है, तो वहाँ पर हमें सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है। वह सर्च इंजन चाहे गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है या फिर बिंग हो सकता है। कई प्रकार के कई सारे जो हमारे सर्च इंजन है वो हैं। वहाँ पर हमें किसी न किसी सर्च इंजन का यूज़ करना होता है। तभी जो है हम अपने जो डेटा को सर्च करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें शो होता है अपने फ़ोन, लैपटॉप या फिर पीसी में। तो यहाँ पर सर्च इंजन हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो गूगल होता है वो सर्च इंजन होता है जो काफ़ी पॉपुलर है। याहू, बिंग ये भी पॉपुलर है लेकिन गूगल काफ़ी पॉपुलर है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑप्शन पहला है जब आप ट्रेस फ़ोल्डर से ईमेल हटाते हैं तो सामग्री अस्थायी रूप से हट जाती है, हटा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ यदि आप ईमेल को डिलीट करते हैं, तो ईमेल आपका कभी भी जो है परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। जब भी आप ईमेल से किसी मैसेज वगैरह को डिलीट करते हैं, तो वो सबसे पहले ट्रैश में जाता है और ट्रैश से यदि आप उस ईमेल को जो है डिलीट कर देते हैं, तो वो अस्थायी रूप से डिलीट हो जाते हैं, यानी कि परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपकी व्हाइट लिस्ट में प्रेषकों के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला और दूसरा है, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो है बोथ एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब, इसे W3 भी बोलते हैं। तो इंटरनेट के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस है जिसे पहली बार जनता के लिए किसके द्वारा पेश किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे पेश किया गया था। और एक टिम बर्नर्स ली से एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है, HTML का जो है विकास किसने किया था? तो दोस्तों टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही HTML का विकास किया गया था, जो कि हम उसके फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो www और HTML दोनों के अगर जो हम मतलब आविष्कार की बात करें तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के 2 संस्करण कौन-कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आईपी के अगर जो हम बात करें उसके प्रकार की या फिर उसके संस्करण की, तो IPv4 और IPv6 दोनों यही वर्जन होते हैं जो कि आईपी के प्रकार बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आईपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है, और IPv जो होता है वर्जन होता है। तो यहाँ पर IPv4 एंड IPv6 दो ही संस्करण जो है आईपी के अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, और आगे भी जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HTML टैग्स के सिंटैक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला वाला है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल टैग से शुरू होता है, बिल्कुल भी नहीं शुरू होता है। जो HTML होता है दोस्तों कभी भी टाइटल से शुरू नहीं होता है। आप लोग HTML यूज किए होंगे, तो जो HTML का पहला टैग होता है वो HTML टैग होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। देन जो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, हेड टैग से शुरू होता है, बिल्कुल भी दोस्तों जो HTML होता है वो हेड टैग से बिल्कुल भी शुरू नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी कि ना ए और ना बी, दोनों ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है GSM मोबाइल डेटा और वॉयस दोनों के संचरण का समर्थन करता है। बिल्कुल दोस्तों सही है। जो 2G नेटवर्क होता है वो GSM टाइप का नेटवर्क होता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये सही है। और CDMA यही जो 3G जो हमारा डेटा होता है वो CDMA होता है। बाकी जो LTE होता है वो 4G टाइप का डेटा होता है, 4G में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। जो CDMA होता है मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेटवर्किंग में TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देन IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल लूप बैक एड्रेस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग लोकली होस्ट कभी कराए होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को यही IP एड्रेस जो है डालना पड़ता है। वहाँ पे 127 इंटू .0.0.1 का यूज हमें किया जाता है वहाँ पर लूप बैक एड्रेस को शो कराने के लिए नेटवर्किंग में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 127.0.0.1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, या CPU में आ रहा है, या डेटा CPU द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है? ये दोस्तों जो हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर होता है उसके द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है? तो दोस्तों जो एक्सपोनेंट होता है ये भी एक प्रकार से ऑपरेटर होता है, फ्लोर होता है, मॉडुलस होता है, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर नॉट इन देख रहे हैं ये किसी भी प्रकार का ऑपरेटर नहीं होता है आपके पाइथन में। बाकी दोस्तों आप लोग पाइथन के बारे में सुने होंगे, काफी इंटरेस्टिंग जो है ये लैंग्वेज है, काफी एडवांस टाइप का लैंग्वेज है जो कि बहुत ही आसान होता है। यदि आप लोग सीखे होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन पाइथन में एक फंक्शन नियम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी फंक्शन का पहला कथन या अनिवार्य कथन किसी भी टाइप जो है जब भी आप पाइथन में कोडिंग करते होंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप लोग HTML यूज़ करते होंगे कि वहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होता है कि जो आपका HTML टैग होता है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है लगाना, और इसी टैग के साथ जो हमारा HTML में कोडिंग स्टार्ट होता है, डिज़ाइनिंग जो स्टार्ट होता है वो HTML टैग के साथ ही स्टार्ट करना होता है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी फंक्शन का पहला कथन या यहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है MS वर्ड 2019 इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 63 कॉलम जो है डाले जा सकते हैं इंसर्ट टेबल में।
ये दोस्तों आप लोग याद रखेंगे एमएस वर्ड 2019 में। जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज तक तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर टुडे जो होता है उसी की सहायता से जो है हम एक्सेल में मतलब आज की तारीख को जो है इंसर्ट करा सकते हैं टुडे के फंक्शन की सहायता से। बाकी दोस्तों एक फंक्शन और होता है नाउ फंक्शन, उसकी सहायता से हम जो है आपके सिस्टम में जो करंट डेट और टाइमिंग रहेगा उन दोनों को हम नाउ फंक्शन की सहायता से अपने एक्सेल में जो है ला सकते हैं। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन अमान्य है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं समय फंक्शन का भी यूज हम एक्सेल में किए हैं, सम फंक्शन का भी यूज किए हैं और जो सब टोटल होता है इसका भी यूज किए हैं। बट ऐड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है फंक्शन, ये किसी भी प्रकार का फंक्शन नहीं होता है जो कि हम एक्सेल में यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एमएस पावर पॉइंट में जब आप फॉर्मेट बैकग्राउंड चुनते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आप लोग पावर पॉइंट में अपने पेज को सेटअप किए होंगे, उसको जो है मॉडल मतलब वहाँ पे चेंज किए होंगे उसके कलर वगैरह को, तो आपको पैटर्न भी देखने को मिलता है, ग्रेडियंट भी देखने को मिलता है, सॉलिड फिल भी देखने को मिलता है। यदि आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन देख रहे हैं लिक्विड फिल का, ये दोस्तों हमें जो है एमएस पावर पॉइंट के पेज को कलर वगैरह को चेंज करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये लिक्विड फिल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि 80 क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज़ 7 का निम्नलिखित में से कौन-सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है? तो दोस्तों जो स्टार्टर्ड वाला मतलब संस्करण है विंडोज़ 7 का, उसमें हमें जो है एक से अधिक मॉनिटर सपोर्ट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों आज के समय में जो हम विंडोज़ 10, 11 यूज़ कर रहे हैं, उसके जो संस्करण हैं, उसमें हम मल्टीपल अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं वाया वीजीए केबल, वाया नेटवर्क, किसी भी प्रकार से हम अपने मॉनिटर स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। बट जो विंडोज़ 7 का स्टार्टर वाला संस्करण था, वर्ज़न था, उसमें हमें जो है एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा था। बाकी दोस्तों आई होप कि हमने सभी क्वेश्चन्स को अच्छे से कवर करवा दिया है। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। बाकी दोस्तों यदि आप लोग हमारा प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, तो हमने आपको जो है प्रीवियस क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसको हमने आपके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। बाकी दोस्तों इसका पीडीएफ भी हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप इस प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल फिर से एक नए जो है प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।